हेलो, आई एम योर होस्ट जवाद अहमद। जैसे कि हम इस चैनल पे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं रोज़ की तरह। सुबह को हम करंट अफेयर एवरीडे साइंस पढ़ते हैं और शाम को एडिटोरियल पढ़ते हैं, जिससे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, ग्रामर और उसकी एडवांस स्ट्रक्चर। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, NTS हो, PTS हो, TS, SPSC, आप जब इस चैनल पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और जिस चैनल की तलाश में आप आएँ तो आप जो है ग्रामर के एडवांस स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं। तो बिना देर करके हम इसी एडिटोरियल को शुरू करते हैं। लेकिन जो व्यूअर्स नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब और वीडियो भी मैं अपलोड करूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का एक एक मिनट जो है वो प्लान्ड है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप काफ़ी जो है लर्निंग 6-7 घंटे की लर्निंग 30-40 मिनट में सीख सकेंगे। आपकी तरह मैं भी कॉम्पिटिटिव एक्सपायरेंट हूँ एग्जाम्स का। ओके, बिना देर करके चलते हैं। तो चलिए, फ्यूल शार्टेजेस यानी फ्यूल में जो कमी आई है, डर्थ आई है। शार्टेजेस यानी किसी चीज़ में कमी आना। किस में आई है? फ्यूल में। फ्यूल क्या होती है? ऑयल, ओके, या फिर पेट्रोल, उसको कहते हैं फ्यूल। आज का हमारा एडिटोरियल है उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। द shortages of vehicular fuel in various parts of country are grounds for concern and must not be allowed to turn into a full-scale crisis of the sort country saw in 2014। ओके, सेंटेंस ज़रा लंबा है, पहले मैं इसका मतलब बता दूं, उसके बाद इसके ग्रामर पे चलेंगे। जब भी हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो हमें पहले नाउन और वर्ब का पता होना चाहिए। जब नाउन और वर्ब का पता चलेगा तो हम जो है उसको सही उसकी जो है डेफिनेशन बता सकेंगे। अगर इन चीज़ों का पता नहीं है तो फिर हम ऐसे ही जैसे कि घूम रहे हैं पजल में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द शार्टेज यानी कमियाँ, डर्थ जो है ऑफ वेहिकुलर फ्यूल। वेहिकुलर फ्यूल में जो है ये भी नाउन बन सकता है। ओके, वेरियस जो है ये तो एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ कंट्री, पार्ट्स ऑफ जो है पार्ट्स भी नाउन बन सकता है, कंट्री भी बन सकता है। लेकिन नाउन की जो है सब्जेक्ट की जो है खासियत होती है, उसके बाद पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन आया है, जिस तरह से ऑफ, ऑन, एट नहीं आया है। और यहाँ पे ऑफ वेहिकुलर फ्यूल यानी ये शार्टेज का जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वेरस आपको पता है एडजेक्टिव है। पार्ट्स जो है वेरस पार्ट्स, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन नहीं बन सकता। ऑफ द कंट्री, ये भी नाउन नहीं बन सकता। आर ग्राउंड्स, ओके। तो इसका मतलब है जो वेहिकुलर फ्यूल की कमी आई है, वेहिकुलर यानी किसी जो चीज़ रिलेटेड हो व्हीकल से, ओके, गाड़ियों से, मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुल्क के में, आर ग्राउंड्स वो सबब बनी है। ग्राउंड्स आर के बाद जब वर्ब आएगी इंग फार्म में आएगी, एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव होगा तो वो अलग बात है, उसमें जो है थर्ड फार्म आता है। लेकिन ये ग्राउंड्स देखिए, और आर के बाद हम जो है ग्राउंड्स नहीं लिख सकते। तो ये ग्राउंड्स क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इस सब्जेक्ट का। आर ग्राउंड्स ये सबब बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई, ही इज़ बॉय, ही इज़ बॉय। अब बॉय जो है वर्ब नहीं है, देखिए, ओके। या फिर लिखूँ असलम इज़ नाइस, असलम बेहतर है, ओके, नाइस। या फिर लिखूँ दे आर गुड, वो अच्छे हैं। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट की खासियत से डिफाइन हो रहा है। ओके, दे आर गुड, कौन गुड है, कौन अच्छे हैं? वो अच्छे हैं। ओके, कौन नाइस है? असलम नाइस है। बॉय कौन है? ही बॉय है। ओके, यहाँ पे देखिए गुड्स जो है दे आर गुड्स, अगर इसका सेंस अलग हो जाता फिर ये गुड्स जो होती है चीज़ें होती है। ओके, लेकिन एडजेक्टिव हम लिखेंगे तो फिर इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये ग्रामर की काफ़ी पॉइंट्स है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट से चलेंगे। यानी जो कंट्री में ग्राउंड सबब बन रहा है कंसर्न्स की, परेशानी की, एंड मस्ट नॉट बी अलाउड, मस्ट नॉट बी अलाउड, उसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अगर मस्ट के बाद बी पहले होता, एग्जामिनर क्वेश्चन देता तो ये नाट यहाँ पे रख देता, फिर कहता करेक्शन करो। तो अगर नाट यहाँ पे आ जाता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, आपको यहाँ पे लिखना था। ओके, टू टर्न इनटू फुल स्केल क्राइसिस ऑफ द सार्ट कंट्री साइन 2014, यानी ये एक बड़ा मसला हो जाएगा जिसने कंट्री ने देखा था 2014 में। यानी फ्यूल क्राइसिस से जो नुकसान जो कंट्री ने प्रॉब्लम्स देखे थे, क्राइसिस, वो फिर देख सकते हैं। ऑफ द सार्ट का मतलब होता है उसी चीज़ को मेंशन करना, उसके बारे में बताना। किस चीज़ के बारे में डिफाइन हो रहा है, बात चल रही है वेहिकुलर फ्यूल के बारे में। ओके, उसकी शार्टेज के बारे में। द शार्टेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ टू अनयूजुअल सिचुएशंस। अब जो ये कमियाँ आई है बिकॉज ऑफ की जगह अगर ड्यू टू भी लिखा हुआ था वो भी सही था। ओके, यहाँ पे अगर ड्यू टू होता तो भी सही था, क्योंकि काज जो हो रहा है, कन्फ्लुएंस ये सबब हो रहा है, अनयूजुअल सिचुएशन ये सबब बन रही है। कन्फ्लुएंस हुई है किस चीज़ की? यानी मीटिंग हुई है। अब किस चीज़ की मीटिंग हुई है? कौन दो चीज़ें मिली हैं? ऑफ टू अनयूजुअल सिचुएशन से दो मुख्तलिफ चीज़ें मिली हैं, वो आगे चल के बताएगा। वन इज़ द लॉकडाउन ऑफ अप्रैल एंड मई ड्यूरिंग विच डिमांड फॉर वेहिकुलर फ्यूल प्लूमेटेड। एक तो ये है
जो पे ये जो 2 अनयूजुअल चीज़ें हैं ना, जो गैर मामूली सिचुएशन हालात है, वो ये डिफ़ाइन कर रहा है। एक तो ये है अप्रैल और मई का जो लॉकडाउन था, जिसमें डिमांड यानी डिमांड फॉर वेहिकुलर फ्यूल, डिमांड फॉर ओके, जिसमें गाड़ियों का जो फ्यूल था, पेट्रोल था, उसमें बड़ी गिरावट आई। प्लूमेटेड वर्ड का मतलब होता है कलेज्ड, सडन कलेज्ड ओके, यानी फास्ट। ये सिनोनिम है कलेज्ड, कलेज्ड, प्लूमेटेड ओके, ये दोनों सिनोनिम है, प्लूमेटेड। ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा, आगे भी आएंगे। और इसमें प्लूमेटेड जब आ जाए, और इसका और भी होता है कि प्लंज, यानी बड़ी गिरावट, जल्दी गिरावट आना ओके। जो तेज़ गिरे कोई चीज़, उसको हम प्लूमेटेड कहेंगे। अगर डिक्लाइन लिखा हुआ था, डिक्लाइन का मतलब होता है आस्ते आस्ते गिरना ओके। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। गिरावट आई, एक तो ये वाइल द अदर इज कलेस ऑफ आयल प्राइसेस। एक तो ये होया कि व्हीकल की जो डिमांड थी वो कम हो गई, दूसरा ये कि आयल की जो प्राइसेस हो गई वो भी कलेस हो गई। द कलेस, यहाँ पे द कलेस है, ये नाउन है ओके। अगर क्योंकि इसके बाद द कलेस आ रहा है तो ये नाउन है, अगर इसके बाद एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता तो फिर ये कलेसिंग इंग फार्म में होता। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी कह रहा है फॉलोड बाय, अब फॉलोड बाय की जगह इन द वेक ऑफ लिखा हुआ होता तो भी सही था। दियर रैपिड राइज है, जब इनकी जो प्राइस बढ़ी है, द टू आर लिंक्ड इन द सेंस दैट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कलेज्ड। अभी देखिए ये वर्ब है ओके, यानी टू आर लिंक्ड सेंस। अब ये सेंस मिल रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी ऑयल प्राइसेस की मार्केट में जो है वो तेल की कीमत में कमी आई है। क्यों आई है ये बता रहा है, बिकॉज ऑफ लगा के क्यों आई है, सबब बता रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल लॉकडाउन्स, क्योंकि बैनुल अक़वामी लॉकडाउन्स हुआ है, यानी सारे मुल्कों में लॉकडाउन था, यानी पाबंदी थी। लॉकडाउन्स यानी पाबंदी, लॉकडाउन ओके। लॉकडाउन जो है दो वर्ड से बना है, एक है लॉक, दूसरा है एक है लॉक, लॉक यानी बंद, और दूसरा है डाउन यानी ताले के नीचे। अब ताले के नीचे जो चीज़ आएगी तो वो बंद होगी, यानी पाबंदी आ गई ओके। ये इन चीज़ों से बना हुआ है रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन से। बट देयर इफ़ेक्ट्स हैव ट्रांसमिटेड देमसेल्व्स टू पाकिस्तान आयल सप्लाई चेन सेपरेटली। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो खुद ही पाकिस्तान की आयल सप्लाई चेन पे भी हुए हैं। यानी एक तो इंटरनेशनल मार्केट में ये जो गिरावट आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई चेन में जो इफ़ेक्ट आया है, असर आया है। सप्लाई चेन जो वर्ड है, ये जो है कामर्स का टर्म है, इसका मतलब होता है सप्लाई चेन जो है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस होता है, कि प्रोसेस होता है ऑफ आयल। सप्लाई चेन आयल की हो रही है तो आयल लिख रहा हूँ। इज़ ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, अगर कोई और चीज़ होती तो फिर उसका नाम होता इज़ ट्रांसपोर्टेड टू स्टोरेज, रिफाइनरीज, रिफाइनरीज ओके। रिफाइनरीज हो और ट्रांसपोर्टेशन में जो है रिफाइनरीज हो, और टर्मिनल्स एंड पॉइंट टू सेल, टू सेल ओके। देखिए भाई, मुकम्मल ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में क्या है ओके। सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन वो होती है जैसे कि प्रोसेस हो एक आयल का, क्योंकि आयल की सप्लाई चेन है तो ट्रांसपोर्ट पहले किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, स्टोरेज किया जाता है आयल को, उसके बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद टर्मिनल्स उसको उसकी जगह पे रखा जाता है, एंड पॉइंट टू सेल, फिर जहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त होती है उस पॉइंट पे जो है इसको लिया जाता है। तो ये पूरा जो है सप्लाई चेन वर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड्स है तो मैंने आपको बताया ओके। तो आगे चलते हैं। ओके आगे चलते हैं। आयल कंपनीज़ वर रिलक्टेंट टू बुक शिपमेंट्स। आयल कंपनीज़ परेशान है, रिलक्टेंट होना यानी हेजिटेंट होना, परेशान है, टू बुक यानी अरेंज करें, शिपमेंट्स, शिपमेंट्स यानी एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को, ए टाइम, उसी वक्त, व्हेन लोकल डिमांड हैड फॉलन एंड इन्वेंट्रीज हैड पाइल्ड अप, जबकि मकामी डिमांड जो है वो गिरी है और इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक्स यानी आयल की जो स्टॉक्स है वो जो है पाइल अप हुई थी। पाइल अप होना यानी एक्यूमुलेट होना ओके, इकट्ठा होना, यानी लार्ज क्वांटिटी में एक चीज़ जो है बढ़ जाए उसको कहते हैं पाइल अप ओके। आगे चलते हैं। एंड व्हेन द लॉकडाउन वाज लिफ्टेड एंड डिमांड रिटर्न, जब लॉकडाउन को हटाया गया तो डिमांड फिर से की गई। द गवर्नमेंट हैड पास्ड थ्रू लोअर प्राइस टू पंप्स, गवर्नमेंट ने लोअर प्राइस पे जो है उसको
पम्प्स पे दिया गुजरे। विच, अभी ये देखिए विच जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। ओके, विच जो होता है ये एडजेक्टिव क्लास है। इसका मतलब होता है ये नाउन जो पहले जिस तरह से ये पम्प्स वगैरह है ये आया है, इसको जो है डिफ़ाइन करेगा, उसके हवाले इसीलिए ये लगा हुआ है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ये आपको आसानी से समझा आ जाएगा। एडजेक्टिव क्लास होता है एक, ओके, नाउन क्लास होता है, एडवर्ब क्लास होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पे हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आया है। अगर लिखेंगे मिसाल के तौर पर क्या करता है ये, द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। ओके, यानी जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे पड़ोसी हैं। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ, द जो है कैपिटल में करना चाहिए। देखिए भाई, ये जो पीपल है, ये द पीपल, ये एक नाउन है। ओके, वाट काइंड ऑफ पीपल, कौन से पीपल, यानी जो वाट का रिप्लाई दे रहा है, कौन से लोग। हु लिव नेक्स्ट डोर, जो रह रहे हैं नेक्स्ट डोर पे, यानी अगले जो है चंद कदम में उसका घर है। ओके, नेक्स्ट डोर पर जो रह रहे हैं वो लोग आर गुड नेबर्स, वो अच्छे पड़ोसी है। यानी वो बता रहा है वो अच्छे पड़ोसी हैं। कौन लोग, द पीपल आर गुड नेबर्स। ओके, द पीपल आर गुड नेबर्स, ये जो है मेन क्लास है। और जो हु लिव नेक्स्ट डोर ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। ओके, ये मेन क्लास है। द पीपल आर गुड नेबर्स वो मेन क्लास है। हु लिव नेक्स्ट डोर ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी कौन से लोग, दूसरे सेंटेंस से हम समझेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस बनाते हैं। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। ओके, मैं ये कह रहा हूँ भाई, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, यानी आई विजिटेड ये नाउन है। ओके, विजिटेड वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। द टाउन ये इसका ऑब्जेक्ट है। वेयर दे मीट, ओके, वेयर दे मेट, जहाँ पे हम मिलें। कौन से टाउन पे मिले, विच टाउन, कौन सा टाउन था। ओके, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लास है। ओके, वेयर से डिफाइन हो रहा है, ये एडजेक्टिव क्लास है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर आ गई है, आप इनको नोट करें, बार बार रिपीट करें, फिर उसके बाद जो है लिखेंगे तो आपको जो है पूरा क्लियरेंस आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। विच मेड इट डिफ़िकल्ट, यानी अभी बता रहा है ना ये, विच मेड इट डिफ़िकल्ट, इसने जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट कर दिया, मुश्किलात कर दी। किस चीज़ के लिए, फॉर द कंपनीज़ के लिए, टू अरेंज फ्यूचर शिपमेंट्स, ताकि वो मुस्तकबिल में शिपमेंट्स करने कैसे करेंगे। शिपमेंट्स का मैंने आपको बताया है, सेंडिंग गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, शिपमेंट का क्या मतलब होता है, शिपमेंट यानी सेंडिंग गुड्स फ्राम वन प्लेस टू इन अदर। ओके, ये शिपमेंट है, इसका मतलब ये होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को जो है भेजना, उसको कहते हैं शिपमेंट। ओके, यानी मुस्तकबिल में उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है भाई। फिर कह रहा है, देयर इज़ नो डाउट दैट पाकिस्तान ऑयल सप्लाई चेन इज़ एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, अभी कोई भी शक नहीं है जो पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई चेन जो है फ्रेजाइल है, यानी वीक हो रही है। एंड कैन रन इनटू डिफ़िकल्टीज़, और मुश्किलात में पड़ सकती है वेरी क्विकली, जल्दी। ओके, आगे बता रहा है, बोथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैन काज सप्लाई चेन टू ब्रेक डाउन। ऑपरेशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी ऑपरेशन प्रॉब्लम्स यानी जो सेल्फ होती है और उसको जो है बिजनेस किया जाता है वो, और किस तरह से रिफाइन किया जाता है, जो भी अखराज आते हैं सारे कुछ करना ऑयल को ऑपरेशन होता है। और फाइनेंशियल और मालियाती प्रॉब्लम से जो मसले हैं, कैन काज सबब बन सकते हैं सप्लाई चेन टू ब्रेक डाउन, यानी सप्लाई चेन को नुकसान नाकाम करने के लिए। ओके, यानी उसको जो है लॉसेस फेस हो सकते हैं। ब्रेक डाउन यानी लॉस, फेल होना। ओके, ब्रेक डाउन एक वर्ब है जिसकी काफ़ी मतलब है, मैं आपको बताऊं। ब्रेक डाउन, ओके, इसका एक तो मतलब ये होता है फेल, दूसरा इसका मतलब होता है बिकम वेरी बैड। ओके, उसके बाद तीसरा होता है लॉस कंट्रोल, फीलिंग्स होती हैं, लॉस कंट्रोल ऑफ इमोशनल फीलिंग्स। ओके, स्टार्ट क्राइंग, यानी इमोशनल फीलिंग्स हो जाए, परेशान होकर स्टार्ट क्राइंग, रो पड़ना, क्राइंग यानी रोना। ओके, ये वर्ड्स है, एक तो ये मतलब है फेल होना, दूसरा बिकम वेरी बैड, तीसरा लॉस कंट्रोल, स्टार्ट क्राइंग। ये ब्रेक डाउन की जो है मतलब से आप इनको नोट करिएगा। लेकिन जहाँ पे जो आया है बैड के सेंस में और फेल के सेंस में आया है। अब ये रोएंगे तो नहीं सप्लाई चेन वाले, लेकिन जिस सेंस में आ रहा है। ओके,
बट इट ऑलवेज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू इंश्योर दिस डज नॉट हैपन, यानी ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे काम करे ताकि ये जो नुकसान है वो ना हो सके। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज़ बिकॉज, यही सबब है, वेहिकुलर फ्यूल इज़ टू इम्पॉर्टेंट। जो वेहिकुलर फ्यूल है यानी जो गाड़ी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसको वेहिकुलर करते हैं। फ्यूल डेफिनेटली गाड़ियों में ही चलता है और जगह पे भी चलता है, जिस तरह से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल वेहिकुलर से रिलेटेड हर बार डिफाइन हो रहा है, मतलब जो गाड़ियों का जो पेट्रोल है, ओके, या डीजल है, इज़ टू इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है। अ प्रोडक्ट टू बी लेफ्ट ऑन इट्स ओन डिवाइसेस, एक प्रोडक्ट जिसको छोड़ा जा रहा है ओन डिवाइसेस पे, ये एक ईडियम है। ओके, लेफ्ट यानी कोई चीज़ छोड़ी जाए ओन डिवाइसेस पे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी यू लीव, ओके, देम अलोन, वाट टू डू, ओके, दे विश, यानी इसको इसकी विश पे ही छोड़ा जा रहा है, यानी यू लीव देम अलोन टू डू वाट दे विश, वाट दे विश, जो चाहते हैं। ओके, यानी अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये। ओके, आगे चलते हैं। एंड आल्सो बिकॉज द गवर्नमेंट अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइसिंग एज वेल सप्लाई इशूज़, और गवर्नमेंट भी महसूस कर रही है अपनी ज़िम्मेदारी प्राइसिंग के हवाले से, एज वेल एज सप्लाई इशूज़, और सप्लाई इशूज़ के भी हवाले से। एज वेल एज का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, जब एज वेल एज आता है तो इसका मतलब होता है नॉट आल्सो, बट नॉट ओनली बट आल्सो, और इसके अलावा इसका और भी होता है। पहला जो हम वर्ब लिखते हैं उसके बाद सेकंड वर्ब एज वेल एज के बाद इंग फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो ये मैंने पहले एडिटोरियल में पढ़ाए थे। ग्रामर भी सीरीज़ में चला रहा हूँ, कल संडे का दिन है तो मैं अपलोड करूँगा, उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर से आपको एग्जामिनर यही क्वेश्चन देगा, फिर आप उससे अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। हर एक चीज़ को बहुत अहमियत दें ताकि आप जो है अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि आजकल जो है बहुत कंपटीशन का दौर चल रहा है। ओके, और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। एट द मोमेंट, इसी वक्त, द लीडरशिप सीम्स कमिटेड टू पासिंग थ्रू मेजर ऑयल प्राइस बेनिफिट। लीडरशिप यानी जो हुक्मरानी है वो दिख रही है, पासिंग थ्रू कर रही है मेजर ऑयल प्राइसेस को, यानी मेजर ऑयल प्राइसेस से गुजर रही है, ऑयल प्राइसेस से, और बेनिफिट्स कर रही है, फ़ायदा दे रही है। किसको कर रही है? तो कंज्यूमिंग पब्लिक, यानी जो पब्लिक, जो आवाम उसको इस्तेमाल कर रही है। कंज्यूम करना यानी इस्तेमाल करना। ओके, ये जो है एडवर्ब, ये जो है बेनिफिट, यहाँ ये वर्ब है। ओके, अगेंस्ट, अगेंस्ट जो है प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट द डिवाइस ऑफ द फाइनेंस डिवीज़न, फाइनेंस डिवीज़न की एडवाइस के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है, प्राइसेस लो कर रही है, फाइनेंस डिवीज़न ने उसको एडवाइस भी किया है, उसके बाद भी प्राइसेस जो है कंज्यूमिंग के बेनिफिट्स हो रही है पब्लिक के लिए। ओके, विच सीज एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट रेवेन्यू, जो दिख रहा है, मौका मिल रहा है ऐसे कि अब रेवेन्यू को भी जनरेट किया जा सकता है। लेकिन प्राइसेस जब हाई होगी तो अभी लॉकडाउन जो है वो ईज रिस्ट्रिक्शन है, तो जो है पब्लिक यूज़ कर रही है पेट्रोल को, तो रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है। ओके, ज़्यादा, इसके कहने का मतलब है। एमिड, उसी दौरान, एमिड प्रेपोजिशन है, यानी इन द मिडल ऑफ या फिर ड्यूरिंग। ओके, एमिड का मतलब क्या होता है? एमिड का मतलब होता है, एमिड यानी इन द मिडल ऑफ आर ड्यूरिंग। ओके, एमिड का मतलब ये होता है। एमिड जो है क्या है? प्रेपोजिशन है। ओके, एमिड क्या है? प्रेपोजिशन है, ये है प्रेपोजिशन। आप जब तक ये पार्ट ऑफ स्पीच मैंने वीडियो बनाया था उसको भी देखें, ताकि आपको पता चल जाएगा प्रेपोजिशन क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये सारा आपको जो है पता चल जाएगा। इन द मिडल ऑफ, ड्यूरिंग, ये अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। ओके, आगे चलते हैं। एमिड, उसी दौरान, द प्राइसेस डिक्लाइंस, यानी प्राइसेस कम हुई, यानी फ्यूल की प्राइसेस कम हुई। डिक्लाइंस मतलब गिरना, जैसे प्लूमेट यहाँ पे आया था ना, प्लूमेट, लेकिन ये फास्ट गिरना, तेज़ गिरना। ओके, और ये डिक्लाइन, ये भी गिरना, इसका मतलब होता है आस्ता आस्ता गिरना। ओके, विच डिक्लाइंस एज वेल एज ऑफ, एज वेल एज ऑफ, एज वेल एज ऑफ ऑयल जनरेटर, एज वेल एज ऑफ मार्केटिंग कंपनीज, जैसे जैसे कि मार्केटिंग कंपनीज हैं, हु आर्ग्यू देट, अभी ये जो हु है ना, ये जो है ये लीडरशिप का सब्जेक्ट है, इसको कह रहा है। अगर इसको हम यहाँ से पढ़ना छोड़ दें, मिसाल के तौर पर यहाँ तक इसको छोड़ें, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द लीडरशिप जो है सीम्स कमिटेड पासिंग थ्रू मेजर बेनिफिट्स टू कंज्यूमिंग पब्लिक, हु आर्ग्यू दे डिक्लाइंस इन प्राइस एट पंप कॉम्प्लिकेट, ये जो है फिनांस,
फिनांस डिवीजन, ओके। ये इसके सब्जेक्ट्स है, लीडरशिप और फिनांस के। लीडरशिप का वर्ब ये है, फिनांस जो है उसका भी जो है वर्ब ये है, और ये डिफाइन कर रहा है इनके आइडियाज़ को, और ये जो है इनके लिए लग रहा है। हु आर्ग्यू, जो बहस कर रहे हैं, दैट डिक्लाइन इन प्राइस एट पंप कॉम्प्लिकेट द एफर्ट टू अरेंज फ्यूचर सप्लाईज, यानी जो पंप पे डिक्लाइन हुई प्राइस की, ये परेशानी कर सकती है फ्यूचर मुस्तकबिल में इस आयल के सप्लाईज़ को, यानी इसको जो है भेजने में परेशानी कर सकती है, ओके। कैसे करेगी? क्योंकि प्राइसेस जब गिरेगी तो ऑयल सप्लाईज में जो है डिफ़िकल्टी होगी उनको लेने में, क्यों जो पहले ही उनको स्टोर हुआ होगा, ओके। वन कैन बी एग्नास्टिक है, किसी को शक हो सकता है, एग्नास्टिक यानी शक होना, ओके। एक तो इसका ये भी मतलब होता है एग्नास्टिक है, एग्नास्टिक मतलब होता है डाउटफुल, डाउट एग्नास्टिक, ओके। इस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डाउटिंग। दूसरा वर्ड है इसका सेप्टिकल, तीसरा वर्ड है इसका रेशनलिस्ट, यानी जो सबूतों पे चले, शक हो जिसको, यानी भाई सबूत दिखाएं, ओके, उसके बाद माना जाएगा, सेप्टिकल हो, ओके, उसको कहते हैं एग्नास्टिक। तो आगे चलते हैं, यानी एक कोई किसी को शक तो हो सकता है ऑन द क्वेश्चन, सवाल पे, ऑफ प्राइसिंग, जो कीमत है उसके ऊपर, बट इफ़ द सप्लाई चेन इज़ डिसरप्टेड टू पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग, अगर सप्लाई चेन जो है डिसरप्टेड की जाती है पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग फ्यूल क्राइसिस है, उस पॉइंट पे फ्यूल क्राइसिस को खड़ा करके, यानी फ्यूल के मसले को खड़ा करके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट स्क्वायरली लाई विद द गवर्नमेंट, जिम्मेदारी सीधा गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। स्क्वायरली लाई यानी सीधा आ जाना किसी चीज़ के ऊपर, ओके। यहाँ पे इफ़ जो लगा हुआ है, ये एडवर्ब जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास को हम समझेंगे ज़रा, तो ग्रामर में आपको और भी पढ़ाऊँगा, लेकिन इसको पहले समझते हैं एडवर्ब क्लास क्या होती है, ओके। एडवर्ब क्लास को आप समझिए। अब जो है एडवर्ब क्लास क्या होती है भाई, ये क्या कहती है, इट इज़ ए सबऑर्डिनेट, ओके, इट इज़ ए सबऑर्डिनेट क्लास दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी एक तो वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, ओके, और इन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। अब कैसे करती है? जैसे कि इट बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग, ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, तो मैंने तभी कहा था आप इस चीज़ को नोट करें, कंजंक्शन यू के बाद एन आता है, ओके। कंजंक्शन स्पेल में भी गलती हो सकती है, आप स्पेल को भी नोट कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, तो इनको याद कर सकते हैं, ओके। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसमें जो है रिप्लाई किस चीज़ का आता है, जैसे हाउ का रिप्लाई आए, उसके बाद व्हेन का रिप्लाई आए, उसके बाद वेयर का रिप्लाई आए, और वाई का रिप्लाई आए, आर टू वाट एक्सटेंट, जब इन चीज़ों का रिप्लाई आए तो हम कह सकते हैं ये सब एडवर्बल क्लास है, ओके। मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस से समझेंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आए। अगर मैं कहूँ भाई इफ़ असलम कॉल्स, ओके, कामा प्लीज़ टेल हिम दैट आई विल बी लेट, ओके, दैट आई विल बी लेट, यानी अगर असलम आपसे पूछे, कॉल करे, तो उसको बताना मैं लेट हूँ, जबकि इफ़ से शुरू हो रहा है, यानी क्यों फ़ोन करेगा, वाई ही विल फ़ोन, ओके, वाई का रिप्लाई आ रहा है, जो हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने पढ़ा था, वाई का रिप्लाई आ रहा है, ओके, ये कंडीशन बता रहा है। इफ़ असलम कॉल्स, अगर असलम ने कॉल की, यानी ये कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, वो बता रहा है, और वाई का रिप्लाई आ रहा है, क्यों फ़ोन करेगा भाई, ओके, उसको कहते हैं जो है एडवर्ब क्लास। और सेंटेंस से हम समझेंगे, असलम वेंट होम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ओके। असलम क्यों गया जब, ओके, असलम वेंट होम आफ्टर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ओके। तो असलम वेंट होम, असलम जो है घर गया, कब गया, ही फिनिश्ड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, वेंट ऑफिस हम कहें, ओके, आप ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस क्यों गया भाई, फिनिश्ड करके, ब्रेकफास्ट जब उसने फिनिश की, ओके,
तो ये जो है वेन कब गया, अब देखिए वेन का रिप्लाई आ रहा है। ओके, ये भी कंडीशन बता रहा है क्यों गया, कैसे गया, टाइम बता रहा है वेन का, यानी कब गया। तो वेन का जब रिप्लाई आए तो इसका मतलब होता है असलम एडवर्ब क्लास। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये डिटेल से हम पढ़ेंगे और भी, ताकि आपको ग्रामर की सीरीज़ में और भी समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पहुँच जाए जो इसको सीखें और अच्छे एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सके। तो आज का IT ट्यूटोरियल का बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ ग्रामर पॉइंट्स थी और वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिख के बताएं, ताकि जब मैं और वीडियो बनाऊं और जो भी आप सजेशन करें तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, और कल तक के लिए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।